हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, ईएनटी सर्जन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईयर केस का प्रेजेंटेशन। जैसा कि एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब जो ईएनटी का सब्जेक्ट है वो फाइनल प्रॉप में चला गया है, बाकी सब क्लिनिकल सब्जेक्ट के साथ। तो उसमें जो होता है कि लॉन्ग केस जो होता है मेनली एमबीबीएस के लेवल पे ईयर का केस ही मिलता है। उसमें भी सब सेफ टाइप के ईयर का जो केस होता है वो मिलता है। तो बाकी दो शॉर्ट केस भी मिलते हैं जो नोज या थ्रोट से रिलेटेड होते हैं, आइदर डीएनएस और द एनी नेजल पॉलिप्स। थ्रोट में या तो मिड लाइन नेक स्वेलिंग का कोई केस मिलेगा शॉर्ट केस में, या फिर टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी का केस मिलेगा। तो आज हम इसमें देखेंगे ईयर का जो केस मिलता है लॉन्ग केस सीएसओएम का, स्पेशली जो सेफ टाइप की डिजीज होती है। तो उसमें हम पेशेंट से क्या क्या पूछेंगे, क्या हिस्ट्री लेंगे, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, और टीचर जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। तो हम इसमें पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और मैंने इसमें लगभग सारी पूरी कोशिश करी है कवर करने की। बाकी इस वीडियो को आपको अगर स्लो लगेगा तो आप 1.5x की स्पीड पे देखना। तो केस को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, अगर कोई केस हमें अलॉट होता है या तो उसमें हमें क्या क्या पूछना है, और उस जो चीज़ें हम पूछ रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें हम सारे ये डिस्कस करेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम केस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या क्या पूछते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो केस को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। दिस इज द केस ऑफ मिस्टर, मिसेज और मिस जो भी है। नेम, सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे। तो नाम का क्या सिग्निफिकेंस होता है? नाम का सिग्निफिकेंस एक तो उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, दूसरा रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए होता है कि इन फ्यूचर अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो जब पेशेंट एडमिट होता है वार्ड में तो हम उसका एज ए रिकॉर्ड रहता है कि इस नाम का पेशेंट है, इसका ये प्रोसीजर या इसका ये ट्रीटमेंट चला था। तो नाम का सिग्निफिकेंस ये है। और पेशेंट से एक रेपो मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए डॉक्टर एंड पेशेंट का, तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी होती हैं, जो हम क्या करते हैं नाम से हम करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पूछेंगे, उसकी एज, कितने ईयर ओल्ड है। अब एज क्यों पूछते हैं? कुछ डिजीज जो होती है वो एज का सिग्निफिकेंस होता है। कुछ डिजीज जो होती है सर्टेन एज में कॉमन होती हैं। जैसे ईएनटी में तो प्रेसबाइक्यूसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में होता है, क्योंकि ओल्ड एज में जो है सेंसिटिव हेयरिंग लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि आउटर हेयर सेल्स जो होती हैं हमारी डैमेज होने लगती हैं। और यंग एज में जो देखा जाता है, यंग एज में हमारी जैसे एट्रोपिक राइनाइटिस हो गया और ओटोस्क्लोरोसिस हो गया, ये एक्चुअली यंग एज में देखा जाता है। तो एज का सिग्निफिकेंस ये होगा। मेल एंड फीमेल है। कुछ डिजीज इसका भी सिग्निफिकेंस है, कुछ डिजीज आर मोर कॉमन, सम डिजीज आर कॉमन इन द पर्टिकुलर सेल्स लाइक द एट्रोपिक राइनाइटिस एंड द ओटोस्क्लोरोसिस आर मोर कॉमन इन द यंग फीमेल, same as while juvenile nasopharyngeal angiofibroma is more common in the male, because it is mainly depend upon the androgens. Then the next is the religion. Some disease are more common in particular religion, like in Buddha community the incidence of the sickle cell anemia is more, so epistaxis is more common in the Buddha community, and in Muslims due to the close relation marriage the more incidence of the SNHL or sin. Then is the next is residence. The significance of residence is also important, because some disease are more common in certain geographical region, like the rhinosporidiosis. It is a fungal infection which is caused by the Rhinosporidium severi.
तो राइनोस्पोरोसिस जो होता है मोर कॉमनली जो होता है झारखंड और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के रीजन में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले जो है वो लोग ज़्यादातर तो तालाबों में या नदियों में नहाते थे, जिससे क्या होता था उसी में गाय भैंस भी जो है वो भी नहाती थी। तो उससे क्या होता था उनके जो उनका जो गोबर होता है, जो उनका डंग होता है, तो उसकी उसकी वजह से कंटेमिनेटेड हो जाता था वाटर, तो वो उसकी वजह से फैलता था इन सब रीजन। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन जानना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि कुछ डिजीज जो होती है पर्टिकुलर जो है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है। जैसे कोई पेशेंट है, अगर कोई हॉकर्स है तो उसकी अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस से आया है तो उसमें वोकल जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसमें वोकल नोड्यूल या वोकल पॉलिप्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे ही जैसे अगर कोई ट्रम्पेट ब्लोअर है तो ट्रम्पेट ब्लोअर में क्या होता है मोस्ट कॉमनली जो लेरिंजोसील होने का चांसेस रहते हैं। और भी होती हैं कुछ डिजीज जैसे जो निकिल आर्सेनिक या क्रोमियम की फैक्ट्री में जो है काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको सेप्टल परफोरेशन होने के चांस जो बहुत ज़्यादा, जो सीमेंट फैक्ट्री होती है तो वहाँ पे वो पेशेंट आते हैं जो सेप्टल परफोरेशन के कंप्लेन मतलब जिसमें सेप्टल परफोरेशन देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं ऑक्यूपेशन का हो गया, फिर उसके बाद फिर हम उसमें प्रेजेंटेड टू द ईएनटी ओपीडी विद द चिप कंप्लेन। तो अब देखो सेफ डिजीज में मेनली क्या होता है, पेशेंट दो चीज़ों की कंप्लेन ज़्यादा करता है कि डॉक्टर साहब मेरा कान बहता है और मुझे सुनाई कम आती है। तो पहले उसकी जो कंप्लेन होगी हमेशा कान बहने की होगी, क्योंकि सुनाई जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा तो धीरे धीरे कम होगा। तो पहली जो कंप्लेन होगी वो डिस्चार्ज की ही होगी, ईयर डिस्चार्ज की। तो इसमें हमें क्या पहली कंप्लेन जो लिखनी है, हमेशा कंप्लेन हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। जो पहली कंप्लेन होती है, जो सबसे ओल्डेस्ट कंप्लेन है वो पहले लिखेंगे, और जो सबसे रिसेंट की कंप्लेन है उसको बाद में लिखेंगे। तो इसमें राइट या लेफ्ट किसी भी कान में बता सकते हैं, और दोनों कान का लिखना है, और दोनों कान का अलग अलग डिस्चार्ज के जो कैरेक्टर्स हैं उनको एलिब्रेट करके हमें बताना होगा। तो ईयर डिस्चार्ज फ्रॉम द लास्ट, जितने दिन से भी है, डे से है, मंथ से या सालों से है, जितने से। और कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा बचपन से कान बह रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड लिखना है, नॉट सिंस बर्थ, क्योंकि सिंस बर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी उसकी कंप्लेन क्या रहेगी, दूसरी कंप्लेन उसकी ये रहेगी कि उसका राइट और लेफ्ट, राइट में या लेफ्ट में जिसमें भी परफोरेशन होगा, अब जिसमें बड़ा परफोरेशन हो गया या छोटा परफोरेशन, उसके अकॉर्डिंग जिसकी भी उसकी जो भी कंप्लेन है हियरिंग की, कि उसकी हियरिंग किस में ज़्यादा कम है। अगर राइट में ज़्यादा है तो राइट में मोर देन लेफ्ट, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट मोर देन राइट। तो ईयर डिक्रीज इन हियरिंग फॉर लास्ट, जब से भी है, डेज, मंथ या ईयर। उसके बाद अब हमारे पास ये कंप्लेन का हो गया। अब हम इस कंप्लेन को, जो हमारी प्रेजेंट इलनेस है, इसकी जो है प्रॉपर हिस्ट्री, इसको एलोबरेट करेंगे एक एक कंप्लेन को। अब सबसे पहला कंप्लेन जो था ईयर डिस्चार्ज का। अब इसमें हम ये देखेंगे ईयर डिस्चार्ज का ऑनसेट कैसे हुआ। तो अब अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे 3 साल पहले जो है दिक्कत शुरू हुई, 3 साल से दिक्कत हुई, तो पेशेंट वॉज अपेरेंटली एसिम्टोमेटिक 3 years बैक। अगर 3 साल या 3 years बैक या जो भी, अगर पेशेंट कहता है मुझे सिंस चाइल्डहुड है, तो हम वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, पेशेंट कंप्लेन ऑफ जिस ईयर का डिस्चार्ज है सिंस चाइल्डहुड विच वॉज। अब हम ऑनसेट के बारे में लिखेंगे, उसका ऑनसेट कैसा हुआ। when he or she developed the right or left ear discharge which was insidious, this is the onset। अब हम onset के बारे में बात करेंगे। जब insidious लिखते हैं तो insidious का मतलब ये होता है कि gradually progressive का मतलब क्या होता है कि डिजीज थी लेकिन उसको पता नहीं थी, उसने फुल ब्लोन में नहीं थी, मतलब धीरे धीरे डिजीज बढ़नी शुरू हुई। तो पेशेंट ऐसे बोलेगा कि सर मतलब मुझे तो अब धीरे धीरे ये ज्यादा लगने लगा, पहले तो बहुत कम था लेकिन धीरे धीरे, पहले नहीं पता चलता था लेकिन अब जो है अब ये डिजीज मतलब कान ज्यादा बहने लगा है।
तो वो अगर ऐसी कंप्लेन करता है तो मतलब वहाँ पे इंसीडियस वर्ड का यूज करना है। अगर आप इंसीडियस नहीं यूज कर सकते तो आप ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव लिख सकते हैं ना। सडन, अब सडन इन ऑनसेट क्या होता है? सडन इन ऑनसेट का मतलब होता है अगर क्रोनिक डिजीज है तो सडन तो नहीं होगा, सडन तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही हो सकता है। तो सडन किस किस कंडीशन में होगा? तो सडन ऑनसेट जो होता है, एक तो हमारा जो होता है एएसओएम में होता है, जब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो जो सपरेटिव स्टेज होती है, उसके बाद क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाता है, तो जितना भी अंदर का डिस्चार्ज होता है वो बाहर आ जाता है, तो उसको रिलीफ मिल जाता है। तो एक तो जो होता है सडन ऑनसेट जो होगा तो वो एएसओएम में करेगा, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए। अगर ट्रॉमा होगा तो सडन भी अगर डिस्चार्ज आएगा तो वाटरी डिस्चार्ज आ सकता है, उसमें सीएसएफ हो सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है, जिसमें सडन ऑनसेट की हिस्ट्री हो सकती है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि इंसीडियस किस में हो सकता है। तो इंसीडियस जो भी होगा आपका जो क्रोनिक डिजीज होगी उसमें होगा, जैसे जो सीएसओएम होगा सेफ टाइप का या अनसेफ टाइप का, ठीक है। अब इसमें आता है कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। अब ये जो है ये फ्रिक्वेंसी है। अब जो कंटिन्यूअस इंटरमिटेंट है ये फ्रिक्वेंसी। इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि लगातार नहीं आ रहा है, 5-6 दिन आता है, फिर सही हो जाता है, फिर बंद हो रहता है, फिर से आने लगता है, तो ये इंटरमिटेंट डिस्चार्ज होता है। अब इंटरमिटेंट डिस्चार्ज जो होता है वो किस में पाया जाता है? जो हमारा ट्यूबोटिम्पेनिक डिजीज होती है इसमें, जो सेफ टाइप की डिजीज होती है, जो सीएसओएम की सेफ टाइप डिजीज होती है उसमें, क्योंकि उसने अगर उसने मेडिकेशन ले लिया, टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक का यूज किया, तो वो ठीक हो जाएगा। जब फिर से दोबारा इन्फेक्शन होगा तो फिर से आने लगेगा, तो इंटरमिटेंट रहेगा। बाकी कंटिन्यूअस किस में आएगा? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ईयर के केस में तभी आएगा जब वो एटिकोएंट्रल डिजीज होगी, क्योंकि बोन का इरोजन होता रहेगा धीरे धीरे, तो उसको जो है स्कैंटी अमाउंट में डिस्चार्ज आएगा, लेकिन जो है कंटिन्यूअस आता रहेगा। और दूसरा, अगर मैलिग्नेंसी है मिडिल ईयर की मैलिग्नेंसी है तो भी डिस्चार्ज आता है, ठीक है। अब एक्टिव डिजीज क्या होती है? इनएक्टिव डिजीज और क्यूसेंट डिजीज। एक्टिव डिजीज का मतलब डिस्चार्ज एट टाइम द प्रेजेंट है, जब वो आपके पास आया है तो डिस्चार्ज है। इनएक्टिव डिजीज का मतलब डिस्चार्ज 3 से 6 वीक तक नहीं है, मतलब 3 से 6 वीक मतलब 1 से 1.5 महीने तक उसमें डिस्चार्ज नहीं प्रेजेंट था। क्यूसेंट स्टेज क्या होता है? कुछ दिन सही रहता है, फिर से आने लगता है डिस्चार्ज, फिर सही हो जाता है, तो ये क्यूसेंट स्टेज होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्या होता है उसके कलर ऑफ डिस्चार्ज। कलर ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? अब येलोइश कलर का डिस्चार्ज किस में आता है? येलोइश कलर का डिस्चार्ज तभी आएगा अगर आपका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है सेफ टाइप में, तो येलोइश कलर का पस लाइक आएगा, तो पस जैसा होगा तो येलोइश डिस्चार्ज होगा। अब एक डिस्चार्ज और होता है ग्रीनिश डिस्चार्ज। ग्रीनिश डिस्चार्ज मोस्ट कॉमन किसका होता है? स्यूडोमोनास इन्फेक्शन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीनिश जो होता है वो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के लिए होता है। अब उसके बाद अमाउंट या क्वांटिटी, कितना अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में आ रहा है ये कैसे पता करेंगे? तो हम पेशेंट से पूछेंगे, तो पेशेंट हमें बताएगा। अगर स्कैंटी अमाउंट होगा तो हमें बताएगा कि सर जब मैं बड से क्लीन करता हूँ तो बड में वो लगा हुआ आता है, ठीक है, ड्यूरिंग क्लीनिंग, तो उसमें पस दिखता है मुझे, तो वो स्कैंटी अमाउंट हो गया। मतलब बाहर से हमें नहीं दिखेगा, बाहर से हम एग्जाम देखेंगे तो नहीं दिखेगा, वो अंदर रहेगा ईएससी के अंदर ही। अब मॉडरेट अमाउंट किसे कहा जाता है? स्कैंटी हो गया। मॉडरेट अमाउंट किसे कहा जाता है? मॉडरेट अमाउंट तब होगा जब अंदर ईएससी में ही डिस्चार्ज रहेगा, लेकिन बाहर से दिख जाएगा कि अंदर डिस्चार्ज है, एसी से बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, तो वो मॉडरेट टाइप डिस्चार्ज होगा। अब प्रोफ्यूज डिस्चार्ज क्या होता है? प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ये है कि कान के बाहर उसका आता रहेगा हमेशा। रात में सोएगा तकिए से तो बाहर आ जाएगा, उसका तकिया पूरा गीला हो जाएगा, या बाहर आता रहेगा तो कान में रुई लगा के घूमेगा, ठीक है, पूरी उसकी रुई गीली हो जाएगी, तो ऐसे वो प्रोफ्यूज टाइप का डिस्चार्ज होता है। तो आपको पूछना है उससे कि डिस्चार्ज उसको कैसे, कहाँ तक पता चलता है, ठीक है।
अब देखो, अब जो स्कैंटी डिस्चार्ज होता है, अब ये देखना ना, जो अभी स्कैंटी डिस्चार्ज होता है ये किस में होता है? स्कैंटी डिस्चार्ज हमेशा एटिक्वेंटल डिजीज में होगी, अनसेफ टाइप डिजीज में, क्योंकि वहां पे बोन इरोजन थोड़ा स्लो स्लो होता रहता है, तो डिस्चार्ज भी धीरे धीरे आता है। अनटिल अनलेस अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए तो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ सकता है उसमें। अदरवाइज जो स्कैंटी डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ जो एटिक्वेंटल में सिर्फ स्कैंटी डिस्चार्ज मिलता है। अब मॉडरेट और प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा आपका ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज में। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो ज्यादा डिस्चार्ज उसमें आता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे डिसाइड करेंगे? कंसिस्टेंसी हम डिसाइड करेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। पस को लेके दोनों उंगलियों को पस को हम लेके क्या करेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में उसको दबा के देखेंगे। अगर स्ट्रिंग बन रहा होगा तो स्ट्रिंग साइन का बनने का मतलब है कि डिस्चार्ज जो है वो म्यूकस उसमें है, म्यूकॉइड टाइप का डिस्चार्ज है, वो म्यूकस ग्लैंड है कहीं पे जो सिक्रीट कर रही है। तो म्यूकस ग्लैंड हमारे मिडिल ईयर में ही सिर्फ पाई जाती है। जो हमारी म्यूकस ग्लैंड का नाम होता है वो गॉबलेट सेल होता है, तो गॉबलेट से म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। तो अगर म्यूकॉइड डिस्चार्ज आ रहा है इसका मतलब मिडिल ईयर से आ रहा है। और अगर पुरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब ये है, अगर उसमें स्ट्रिंग साइन नहीं बन रहा है, या तो पुरुलेंट हो गया या तो वाटरी होगा, वाटरी डिस्चार्ज। तो पुरुलेंट डिस्चार्ज ये होता है, अगर प्योर प्यूरुलेंट की बात करा जाए तो जो होता है एटिक्वेंटल डिजीज में प्योर प्यूरुलेंट होता है। और जो है अगर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना तो भी प्यूरुलेंट आएगा। अच्छा, म्यूकोप्यूरुलेंट का मतलब यह है कि मिक्स्ड हो जाता है। म्यूकोप्यूरुलेंट का मतलब डिस्चार्ज मिक्स हो गया, पस के साथ और म्यूकस के साथ, दोनों के साथ मिक्स हो गया। ये ट्यूबोटिम्पैनिक में होता है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्यूबोटिम्पैनिक में होता है। वाटरी डिस्चार्ज किसमें पाया जाता है? वाटरी डिस्चार्ज जो होता है, वाटरी डिस्चार्ज आपका सीएसएफ, अगर सीएसएफ ओटोरिया हो रहा है, अगर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है या फिर, तो सीएसएफ ओटोरिया, वाटरी डिस्चार्ज जो होता है वो सीएसएफ ओटोरिया में मिलता है। सीएसएफ लीक होता है कान से तो उसे सीएसएफ ओटोरिया बोलते हैं, या ओटाइटिस एक्सटर्ना में कह सकते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस में हो सकता है, और फरंकुलोसिस में। इन सब में जो होता है वाटरी डिस्चार्ज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि उसकी जो डिस्चार्ज है उसका स्मेल कैसा है, स्मेल ऑफ द डिस्चार्ज। तो फाउल स्मेल डिस्चार्ज जो होता है वो इंडिकेट करता है अनसेफ टाइप डिजीज का, क्योंकि ड्यू टू द ओस्टियाइटिस तो उसमें क्या होता है, हमें सस्पिशन रहता है कि जो है उसमें कोलेस्टोमा हो सकता है। तो बोन एरोडिंग प्रॉपर्टी होती है कोलेस्टोमा की, तो वो जो होती है उसमें कभी कभी जो होती है उसमें हमेशा मतलब स्मेल आती रहती है। जो अनसेफ टाइप डिजीज होती है तो उसमें स्मेल आती रहती है। बट सम टाइम इन द सेफ टाइप डिजीज ऑल्सो द फाउल स्मेल, तो उसमें भी फाउल स्मेलिंग आ सकती है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, एनारोबिक बैक्टीरियन का इन्फेक्शन हो जाए, तो जो हमारे ट्यूबोटिम्पैनिक या सेफ डिजीज होता है उसमें भी ये स्मेल आ सकती। और फाउल स्मेलिंग किसमें पाया जाता है? अगर कोई क्रोनिक फॉरेन बॉडी है ईयर में, मतलब ईएसी में या मिडिल ईयर में, और मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंसी ऑफ ईएसी और मिडिल ईयर, मैलिग्नेंसी ऑफ ईएसी और मिडिल ईयर। तो नॉन फाउल स्मेलिंग किसका करेक्टर है? मोस्टली जो होता है जो ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज होती है तो उसमें होता है, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसके बाद आता है कि नॉन ब्लड स्टेन एंड ओकेजनली ब्लड स्टेन। तो नॉन ब्लड स्टेन का मतलब ये होता है कि ब्लड नहीं आ रहा है, तो मतलब पस के साथ ब्लड नहीं आ रहा है, या जो भी डिस्चार्ज आ रहा है उसके साथ ब्लड मिक्स नहीं है। तो ब्लड मिक्स नहीं है मोस्टली जो होता है, जो ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज होती है सेफ टाइप है उसमें नॉन ब्लड स्टेन। बट जो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है वो मोस्टली जो होता है अनसेफ ईयर में पाया जाता है, जो एटिक्वेंटल डिजीज होती है। क्योंकि एटिक्वेंटल डिजीज में क्या होता है कि ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन होने लगता है, तो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है वो ब्लीड करता है। तो अदर कॉज क्या हो सकता है ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आने का? और क्या हो सकता है अगर कान से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है तो इसके अलावा और क्या क्या कॉज हो सकता है? एक तो ट्रॉमा हो सकता है, एएसओएम में हो सकता है अगर वो सेपरेटिव स्टेज में है, क्योंकि टीएम परफोरेट करेगी तो मे भी आ सकता है। और ट्रॉमा बता दिया। मेरिंजाइटिस बुल्ला में हो सकता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में हो सकता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसमें हो सकता है, या ग्लोमस ट्यूमर में है उसमें हो सकता है, और आपका मैलिग्नेंसी हो सकती है ईएसी की और मिडिल ईयर की, तो उसमें भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी जो है जब वो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज खुद से आता है या तो क्लीन करता है
तो उसमें उसको पता चलता है। देखो पल्सेटाइल, इसमें एक ये पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि पल्सेटाइल डिस्चार्ज जो होता है वो किस में मिलता है। पल्सेटाइल डिस्चार्ज एक्चुअली जो है जहां भी पिन पॉइंट परफोरेशन होता है तो वहां पे पल्सेटाइल डिस्चार्ज दिखता है। तो एएसओएम में कभी कभी पल्सेटाइल डिस्चार्ज दिखता है, और जो है तुम्हारा जो ग्लोमस ट्यूमर है उसमें भी पल्सेटाइल डिस्चार्ज दिखेगा। उसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, वो और भी कंप्लेन कर सकता है कि जो डिस्चार्ज है वो एसोसिएटेड विथ है ईचिंग और पेन ऑन सेल्फ क्लीनिंग, ये भी लिखना है आपको। देयर इज नो एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। अब इसमें ये है कि डिस्चार्ज जो है उसका कोई एग्रीवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर है कि नहीं, तो आपको पूछना है कि अगर एग्रीवेटिंग मतलब कुछ चीज खाने से या कान में पानी जाने से, ठंडा खट्टा खाने से क्या बढ़ता है, तो उससे पूछना है आपको पेशेंट। अगर वो कहता है कि हाँ बढ़ता है तो वो जो है उसमें आपको मेंशन करना है, और अगर नहीं बढ़ता तो आपको उसमें लिख देना देयर इज नो एग्रीवेटिंग फैक्टर। तो एग्रीवेटिंग फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो डिस्चार्ज वाज एग्रीवेटेड ऑन एंट्री ऑफ वाटर इन ईयर और ईटिंग ऑफ कोल्ड स्टफ, ठंडा खट्टा कुछ भी खाएगा तो भी उसको हो सकता है। रिलीविंग फैक्टर क्या होगा, इफ एनी रिलीविंग फैक्टर प्रेजेंट तो रिलीव बाय टेकिंग ओरल और टॉपिकल मेडिकेशन फ्रॉम द लोकल मेडिकल स्टोर। ठीक है, या तो उसके पास कोई मेडिकेशन का पर्चा हो, ठीक है, दवाई हो, तो उसको मेंशन करना है आपको अगर वो ले आता। अगर नहीं है, अगर वो ऐसे ही बोलता है कि मैंने लोकल मेडिकल स्टोर से लेकर के मैंने कान में दवाई डाली थी वहां से लिया, तब तक ठीक हो जाता था। तो हमारा जब कान बहता था तो मैं लोकली मेडिकल स्टोर से ले लेता था और मेरा जो है डिस्चार्ज ठीक हो जाता था। तो आपको ऐसे लिखना है अगर उसका रिलीविंग फैक्टर है तो। उसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट पे, जो हमारा है कि उसकी जो, ये तो हमारा पहला कंप्लेन हो गया जो डिस्चार्ज का था। अब दूसरी कंप्लेन उसकी है, अब हमें दूसरा कंप्लेन जो हियरिंग का है, डिक्रीज इन हियरिंग का, उसको एलिबरेट करना है। अब डिक्रीज इन हियरिंग तो हमें क्या बताना है, ही ऑल्सो कंप्लेन ऑफ द डिक्रीज इन हियरिंग फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ईयर, जो भी है उसका लास्ट जितने भी दिन से। तो इसमें दोनों चीज हो सकता है, सडन और इंसीडियस। सडन कब हो सकता है, सडन हियरिंग लॉस तब होगा अगर वायरल डिजीज हो जाए, ठीक है, तो वो से क्या होगा, वायरल डिजीज की वजह से जो हमारे हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और या तो टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो भी कोक्लिया का फ्रैक्चर हो जाए, या नर्व का कोई नर्व में कोई इंजरी हो जाए, कोक्लियर नर्व में कोई इंजरी हो जाए तो हो सकता है। तो ट्रॉमा की अगर हिस्ट्री है, अगर सडन हियरिंग लॉस गई है तो ये आपका हो सकता है। दूसरा इंसीडियस तो इंसीडियस को मैंने बता दिया कि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव बोलना है, कि पहले डिस्चार्ज आया होगा कई दिनों तक, धीरे धीरे उसकी फिर हियरिंग धीरे धीरे कम हुई होगी, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। He can hear the normal conversation from the 6 to 7 meter of distance, but difficult in hearing for the whisper sound. अब इसमें आपको ये भी मेंशन करना, उसे पूछना आपको कितने दूर तक का सुनाई दे जाता है, और क्या आपको विस्पर साउंड सुनाई देता है कि नहीं, तो उसको पूछना है, उसको मेंशन करना है इसमें, ठीक है। देयर इज ए फ्लक्चुएशन और नो फ्लक्चुएशन इन हियरिंग। अब देखो फ्लक्चुएशन के बारे में बताना है कि फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं, उसको हियरिंग में फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं, कि हेड मूवमेंट में फ्लक्चुएशन होता है, हेड पोजीशन से फ्लक्चुएशन किस में होता है। एक तो तुम्हारा ओटाइटिस मीडियम है, जब वो लेटेगा तो उसकी हियरिंग कुछ अलग रहेगी, उठेगा तो हियरिंग में चेंजेस मिलेंगे उसको, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ हियरिंग किस में होता है, एक तो हेड, अगर हेड पोजीशन से है तो ओटाइटिस मीडियम, ठीक है। अब इसमें देखो एग्रीवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर के बारे में इसके में भी पूछना है कि हियरिंग उसकी कब बढ़ जाती है, कब कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर रिलीविंग, अगर उसको रिलीव मिल रहा है, हियरिंग में उसकी इंप्रूवमेंट आ रहा है, मतलब उसको सुनाई अच्छा दे रहा है, कब देगा, अगर ऑसिकुलर डिसरप्शन है, अगर उसका जो ऑसिकल्स में डिसरप्शन है तो मतलब प्रॉपर जो साउंड वेव है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज आएगा तो वो कनेक्शन बन जाएगा, वो ब्रिज जो गैप है वो बन जाएगा, तो जो ऑसिकल नहीं था तो वो गैप कवर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी हियरिंग में। तो अगर ये हियरिंग इंप्रूव हो रही है तो किस में होगा, अगर ऑसिकुलर डिसरप्शन है तो अगर डिस्चार्ज बढ़ेगा, अगर कान में डिस्चार्ज होगा तो उसकी हियरिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर क्राउडेड प्लेस में जाके उसकी हियरिंग इंप्रूव हो रही है तो ये मेनली किस में होता है, ओटोस्क्लेरोसिस में, जिसे पैराक्यूसिस विलिसाई कहा जाता है। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, पैराक्यूसिस विलिसाई कहा जाता है, जो ओटोस्क्लेरोसिस में होता है। जहाँ पे क्राउडेड प्लेस में एक्चुअली लोग वैसे भी लाउड
साउंड थोड़ा बोलते हैं तो उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा हियरिंग। अच्छा, हियरिंग एग्रीवेटेड मतलब वर्स हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो हियरिंग किस में डिक्रीज होगी? अगर डिस्चार्ज में कम हो रहा है तो ये नॉर्मल ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज में वैसे भी अगर डिस्चार्ज आता है तो हियरिंग कम हो जाती है। अगर उसको ऑस्टिकल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस परफोरेशन है, तो ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज में उसका हियरिंग जो होता है कम हो जाएगा जब भी डिस्चार्ज आएगा। अब अल्टरेशन ऑफ डिफनेस विद डिजीनेस या वर्टाइगो। अब कभी पेशेंट ये भी कंप्लेन कर सकता है कि सर मेरा जो है ना, जो सुनाई की कमी है, कभी कभी चक्कर के साथ उसका रिलेशन है, और जब भी उसको चक्कर आएगा तो ये क्या होता है, मीनियस में होता है, मेनली मीनियस में होता है। जब भी उसको चक्कर आना होगा तो उसकी जो होती है, जो सुनाई होगी वो और कम हो जाएगी, और जैसे चक्कर आके ठीक हो जाएगा तो उसकी हियरिंग जैसे थी पहले वो नॉर्मल हियरिंग में आ जाएगा। तो ये मीनियस को रूल आउट करने के लिए है। अगर ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है तो मे बी आपको इसको मेंशन करना। अब उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री ऐसे सच कोई हिस्ट्री होती नहीं, बस हमें रूल आउट करना होता है। एक तरह से एक्सक्लूजन हिस्ट्री होती है, एक्सक्लूड करना है हमें कि क्या क्या नहीं हो सकता है इसमें। तो हमें नेगेटिव हिस्ट्री आप अपने लेवल पे बोल सकते हैं, लेकिन पीजी लेवल पे नहीं बोलना होता है। नेगेटिव हिस्ट्री कुछ ऐसी कोई सच हिस्ट्री होती नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रिंगिंग सेंसेशन और डिजीनेस। अब रिंगिंग सेंसेशन और डिजीनेस किसके लिए होता है? अब ये सब जो होता है ये सब सेफ डिजीज को अनसेफ डिजीज से रूल आउट करने के लिए होता है। तो रिंगिंग सेंसेशन और डिजीनेस है तो ये रूल आउट किसको करता है? लेब्रिंथाइटिस। अब लेब्रिंथाइटिस किस में मेनली होता है? जो अनसेफ डिजीज होती है। और उसके बाद क्या आता है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड नेक रिजिडिटी। अब ये सब किस में मिलता है? जिसमें फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड नेक रिजिडिटी होती है, ये मेनिंजाइटिस का साइन होता है। ये जो साइन सिम्टम होते हैं, ये जो सिम्टम होते हैं ये मेनिंजाइटिस के होते हैं। उसके बाद क्या है, नो हिस्ट्री ऑफ हेडेक, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, आई पेन, डबल विजन, डिप्लोपिया। ये किसको रूल आउट करता है? ब्रेन एब्सेस और पेट्रोसाइटिस को। अगर अनसेफ टाइप डिजीज होगी तो जो है वो एब्सेस, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, सबड्यूरल एब्सेस हो सकता है, जिससे क्या होगा, सीजर्स आ सकते हैं। जो सबड्यूरल एब्सेस होगा सीजर उसी से आएगा, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस से नहीं होगा सीजर, क्योंकि ब्रेन के पैरेन्काइमा को इरिटेट करना जरूरी है अगर सीजर आना है तो। ठीक है, तो सबड्यूरल जो सबड्यूरल एब्सेस होगा, जो एब्सेस होगा वही जो है सीजर कॉज करेगा। अच्छा, पेट्रोसाइटिस में एक होता है ग्रेडिंगो सिंड्रोम। ठीक है, ग्रेडिंगो सिंड्रोम होता है, ये ट्रायड होता है। अब ट्रायड क्या क्या होता है? परसिस्टेंट, इसमें तीन चीजें होती है। एक तो परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, रिट्रो ऑर्बिटल पेन। रिट्रो ऑर्बिटल पेन होगा मतलब आंखों के, और जहां पे ये आपका ट्राइजेमाइनल का एरिया होगा, यहाँ पे चिक पे या रिट्रोऑर्बिटल, वहां पे, क्योंकि यहाँ ट्राइजेमाइनल जो होती है नर्व होती है वो इरिटेट होती है। ठीक है, फिफ्थ नर्व ये इरिटेट कहाँ होती है? मैकेल्स क्यू में। अभी मैं आपको मैकेल्स क्यू दिखाऊंगा सबसे लास्ट में कि मैकेल्स कहाँ होता है। मैकेल्स क्यू को ट्राइजेमाइनल क्यू भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वहां पर जब अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उसको इरिटेट करता है, तो हमें रिट्रोऑर्बिटल पेन आता है, और कभी कभी चिक में भी आता है। जहां पर ऑप्थेल्मिक की सप्लाई होती है वहां पे हमें पेन मिलेगा। तो पहला हो गया परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज, दूसरा हो गया रिट्रोऑर्बिटल पेन, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। उसको दो चीजें दिखाई देंगी। अब दो चीजें क्यों दिखाई देंगी? कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 6 क्रेनियल नर्व। अभी 6 क्रेनियल नर्व कहाँ होता है? ये होता है डोरिलोस कैनाल में। जहां मैकेल्स क्यू होती है उसके नीचे ही डोरिलोस कैनाल होती है। अभी मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा सबसे लास्ट में क्या होता है, कौन बनाता है डोरिलोस कैनाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नो हिस्ट्री ऑफ इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ आई, डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ। ये किसको रूल आउट करेगा? कि फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ। ये सब अनसेफ डिजीज के लिए रूल आउट करने के लिए। अगर इसमें से कुछ भी पॉजिटिव मिलता है तो मतलब सस्पिशन है कि वो सेफ नहीं है, वो अनसेफ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो नो हिस्ट्री ऑफ द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड नेजल डिस्चार्ज। नो हिस्ट्री ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड नेजल डिस्चार्ज। तो इसको अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नेजल डिस्चार्ज नहीं, इसका मतलब उसको रूल आउट हो गया कि स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन नहीं है या एडिनोइड्स नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। अगर नोज में कोई मास नहीं है जिसकी वजह से बार बार उसको रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हो रहा हो,
नो हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट सोर थ्रोट, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, सेम चीज, ये रूल आउट करना है हमें, ठीक है। अगर हिस्ट्री होगी तो उसको मेंशन करना है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री हमें उसकी जाननी है। पास्ट हिस्ट्री में ईयर डिस्चार्ज के पेशेंट में पास्ट हिस्ट्री में क्या जानना चाहेंगे? देयर इज नो सजेस्टिव हिस्ट्री ऑफ, अगर है तो बताना है कि टीबी था उसको। देर अगर नहीं है तो लिखना है आपको देयर इज नो सजेस्टिव हिस्ट्री ऑफ टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस के 3 फीचर होते हैं। एक तो मल्टीपल परफोरेशन होता है, क्योंकि मल्टीपल फोकाई जो होती है अंदर पहुंच जाती है तो वो मल्टीपल परफोरेशन बना देते हैं, और बाकी वो सारे एक साथ मिलके एक सिंगल लार्ज परफोरेशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। पहले तो 2-3 परफोरेशन होंगे, लेकिन तीनों परफोरेशन मिलके एक लार्ज सेंट्रल परफोरेशन बना सकते हैं। दूसरा क्या होगा? पेल ग्रेनुलेशन होगा। दूसरा कैरेक्टर ये होता है जो ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया होता है। अब ये टीबी कहाँ कैसे पहुंची? तो टीबी हमारी लंग की टीबी है, तो वो जो हमारा स्पुटम होता है उसकी वजह से जाता है, या जो हमारा लिम्फेटिक है उसके थ्रू जाएगा, ठीक है। जो स्पुटम है डायरेक्ट यहाँ से कान में पहुंच जाएगा, और या तो जो लिम्फेटिक्स होंगे उसके थ्रू जाएंगे, लिम्फेटिक सप्लाई भी होती है, या फिर ब्लड के थ्रू जा सकता है, ब्लड के थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया में का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक तो मल्टीपल परफोरेशन मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा, और तीसरा पॉइंट जो होता है इसमें ये होता है डिक्रीज हियरिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि परफोरेशन छोटा रहेगा लेकिन उसकी हियरिंग बहुत ज़्यादा कम रहेगी, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो होता है हियरिंग उसकी कम हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इसको आप याद रखना, ये नीट पीजी में भी पूछा जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं है तो उससे क्या होगा? उसका इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब अच्छा हाँ, टीबी का एक और साइन सिम्टम कैसे पता चलेगा कि उसको टीबी है कि नहीं? एक तो उसे कैसे रूल आउट करना है? हाँ, तो उससे पूछना है कि तुमको बुखार तो नहीं आता, इवनिंग राइज, लो ग्रेड फीवर तो नहीं है, शाम को फीवर तो नहीं आता, वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, और उसके कफ के साथ कफ विथ स्पुटम विथ ब्लड, ऐसी कोई कंप्लेन तो नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि डायबिटीज मेलाइटस का तो मैंने बता दिया, अनकंट्रोल होगा तो इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आएगा। और दूसरा चांस ये होता है कि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होने का भी चांस रहता है। डिस्चार्ज आ रहा है तो हमें उसको रूल आउट करना है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या करता है? मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, बहुत एक्सटेंसिव डिजीज होती है, बहुत। अब दूसरा एलर्जी, कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी से क्या होगा? मोर प्रोन टू द स्टेचिंग ट्यूब डिसफंक्शन और ओएमई, ठीक है, अगर उसको एलर्जी होगी तो। उसके बाद अस्थमा के बारे में पूछा, रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या कॉज करता है? हियरिंग को कम करता है, एसएनएचएल कॉज कर सकता है, ठीक है। तो सुनाई कम आ रही है तो हमें रेडिएशन के बारे में भी पूछना है कि कोई उसको रेडियोथेरेपी तो नहीं हुई है, या पे कहीं उसका रेडिएशन का एक्सपोजर तो नहीं हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो आपको ये पूछना, कोई सर्जरी तो नहीं हुई। सर्जरी पूछने का ये है, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं है, मतलब कहीं डिजीज का रिकरेंस तो नहीं है। अनसेफ टाइप डिजीज में कभी कभी रिकरेंस हो जाता है, ठीक है। और क्या पूछना है? फीवर विथ रैश। फीवर विथ रैश को क्या होता है? एक्जेंथमेटस डिजीज होती है, जैसे तुम्हारा मीजल्स और मम्स और मीजल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है? फीवर के साथ साथ रैश आता है। अब इसमें मीजल्स जो होता है वो क्या करता है? नेक्रोटिक ओटाइटिस मीडिया कॉज करता था, बहुत एक्सटेंसिव डिजीज होती है, ठीक है। तो ये अब तो इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होने लगा, तो अब ये जो है चीजें नहीं दिखती है, नेक्रोटिक ओटाइटिस मीडिया। तो लेकिन हमें हिस्ट्री लेनी है कि ऐसा कुछ तो नहीं था बचपन में, ठीक है। तो फीवर एंड रैश की हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री क्या है? फैमिली हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर नहीं है तो कोई सिग्निफिकेंस फैमिली हिस्ट्री नहीं है। अगर सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? अगर क्राउडेड प्लेस है तो वहां पे क्या हो सकता है कि एक दूसरे को इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल रहा हो, तो ओटाइटिस मीडिया होने का चांस हो ना। तो उसमें हम पूछ सकते हैं कि बाकी लोगों को भी ये डिजीज तो नहीं है, मतलब कान वान तो नहीं बहता है, ठीक है। बाकी और कुछ सम ऑटोसोमल डिजीज होती हैं, जैसे ओटोस्क्लोरोसिस और कंजेनाइटल एसेंशियल, ये भी फैमिली से रिलेटेड होती हैं। अब पर्सनल हिस्ट्री क्या है? अब फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे पर्सनैलिटी। तो इसमें हम लिख सकते हैं पेशेंट टेक्स मिक्स डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड एपेटाइट विथ नॉर्मल ब्लैडर एंड बाउल,
ये हमें बोलना है, ठीक है। फिर हमारा फिर आएगा जनरल एग्जामिनेशन। अब हमारा एग्जामिनेशन वाला पोर्शन है, तो जनरल एग्जामिनेशन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही कि पेशेंट सिटिंग कंफर्टेबली ऑन टेबल विथ फुली कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। तो हमें उसका ये कि टाइम प्लेस पर्सन से ओरिएंटेड है कि नहीं, उसे पूछेंगे आज कौन सा दिन है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम कहाँ पे आए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उससे पूछेंगे, तो अगर ओरिएंटेड है तो ये सब लिखना। विथ उसका बिल्ड कैसा है, नरिशमेंट कैसा है, ठीक है, वेल नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। उसके बाद आएगा, उसके बाद हम जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, पेलर देखते हैं। अब पेलर यहाँ हम क्यों देखते हैं, पेलर देखने का क्या सिग्निफिकेंस है ईएनटी में, और वो भी ईयर के केस में। पेलर एक्चुअली जो होता है, जो अनसेफ डिजीज होती है उसमें लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होती है, उसमें क्या होता है, पेलर या एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये आप उससे पूछ सकते हैं कि पेलर कौन सी डिजीज में, मतलब क्या हुआ होगा कि पेलर हो सकता है। क्योंकि एनीमिया होने का तो रीजन ये होता है कि या तो ब्लड लॉस हुआ हो, बट यहाँ पे तो ज़्यादा ब्लड लॉस कुछ हुआ नहीं है और कोई ब्लड से रिलेटेड डिजीज नहीं है, तो एनीमिया होने का चांस क्या हो सकता है यहाँ पे, ईयर के केस में लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। उसके बाद साइनोसिस, इक्टरस, क्लबिंग, एडिमा, ये सब देखना है, ठीक है। अब वाइटल्स हमें बीपी, पल्स रेट लेना है, बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पे वाइटल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, अब वाइटल्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि अगर जब हमारा सबड्यूरल एब्सेस होता है तो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, कुशिंग ट्रायड होता है, कुशिंग ट्रायड। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रायड में पहला होगा तो एक तो पल्स रेट कम हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, इरेगुलर रेस्पिरेटरी रेट। ये कुशिंग ट्रायड होता है। तो पल्स रेट किस में हो जाती है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए, वो किस में होगा, अगर आपका सबड्यूरल एब्सेस है तो, ठीक है। और पल्स रेट बढ़ किस में जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है आपकी किस में, आपका कोई इन्फेक्शन हो, पल्स रेट इन्फेक्शन में बढ़ जाती है, पल्स रेट इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस में, ठीक है, मेनिंजाइटिस में पल्स रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका वाइटल्स का सिग्निफिकेंस ये है, ठीक है। तो मैं जो सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो पल्स रेट हो गया विथ रेगुलर रेट एंड रिदम, रेस्पिरेटरी रेट जो भी उसका है पर मिनट, ठीक है। टेम्परेचर में उसको टच करके पता करना है, टेम्परेचर फेब्राइल है कि नहीं फेब्राइल है, ऑन टच। अब लोकल एग्जामिनेशन आता है। लोकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। अब जिस कान का डिस्चार्ज आ रहा है, अगर एक ही कान का है तो सबसे पहले उसी कान को हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसी कान को एग्जामिन करेंगे, तो उसी की फाइंडिंग हम सबसे पहले बताएंगे। अब आप इसमें देखो, आप इसमें इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले राइट और लेफ्ट ईयर दोनों का साइड बाय साइड हम लिख लेंगे कॉलम। अब इसमें हम सबसे पहले इंस्पेक्शन, मतलब अगर उसके राइट ईयर में है डिजीज, अगर राइट ईयर डिस्चार्ज आ रहा है तो सबसे पहले राइट ईयर का इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे, पहले प्री ऑरिकुलर एरिया देखेंगे। अगर राइट ईयर का है तो पहले राइट ईयर की ही फाइंडिंग बताएंगे, दोनों साथ साथ नहीं बताएंगे कि इधर का इंस्पेक्शन कर लिया फिर इधर का इंस्पेक्शन कर लिया, नहीं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और जो भी ओटोस्कोपिक फाइंडिंग है सब एक बार में ही सारी, एक बार में ही एक साइड की बतानी है, फिर दूसरे साइड की जो नॉर्मल है उसकी एक साथ बतानी है। तो पहले हम अगर राइट साइड में डिजीज है तो पहले हम राइट, तो प्री ऑरिकुलर रीजन में हमें देखना है कि कोई साइनस तो नहीं है, प्री ऑरिकुलर साइनस होते हैं ना, कोई साइनस तो नहीं है, कोई टैक्स तो नहीं है, या कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। प्री ऑरिकुलर टैक्स होते हैं या लिम्फ नोड होते हैं, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड होते हैं, उसकी स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। पैरोटिड की स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पिन्ना देखेंगे, पिन्ना का नॉर्मल शेप एंड साइज और पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब जो नॉर्मल पोजीशन होती है, ये जो तुम्हारा आपका आईब्रो होता है इसकी अपर लिमिट, और जो नोज का जो एला होता है इसका लोअर लिमिट, इसके बीच में पिन्ना होना चाहिए। अब लो सेट ईयर क्या कहा जाता है, जो इंटरपल्पेबल एरिया होती है यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करते हैं पीछे, अगर इसके नीचे है तो लो सेट ईयर बोला जाता है। इन दोनों के बीच में है तो नॉर्मल पोजीशन है। तो लो सेट ईयर क्या होता है, अब जब यहाँ से लाइन डायरेक्ट ड्रॉ करोगे पीछे, अगर इसके नीचे पिन्ना आता है
इस लाइन के नीचे आता है तो लो सेट ईयर है। तो टीचर्स कॉलिंग सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम, इन सब में जो होता है लो सेट ईयर पाया जाता है। उसके बाद कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है पिन्ना की, बैट ईयर या फिर जो है कॉलीफ्लावर ईयर या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कुछ भी कह सकते हैं, लूप ईयर लाइक दिस। उसके बाद पोस्ट ऑरिकुलर एरिया में हमें देखना है, इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। तो कोई स्कार है, स्कार क्यों देखेंगे, कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी है, ठीक है, कोई साइनस तो नहीं है, ठीक है, और कोई स्वेलिंग तो नहीं है, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या तो पोस्ट ऑरिकुलर में जो है एब्सेस तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, ये राइट साइड की। अभी हम राइट साइड का ही सारी फाइंडिंग देखेंगे। अभी इंस्पेक्शन कर लिया, अब पाल्पेशन करेंगे। अब पाल्पेशन में क्या करेंगे, तो पाल्पेशन में हमें क्या करना है, एक तो टेम्परेचर चेक करना है ना, टेम्परेचर चेक करना है। तो अगर टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑन टच, ठीक है। उसके बाद ट्रेगल टेंडरनेस क्या होगा, ट्रेगल टेंडर या ट्रेगस को हम दबाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ओटाइटिस एक्सटर्ना तो नहीं हो रखा है उसको, क्योंकि जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है वो जो हमारी ट्रेगस होती है और जो ईएसी का लेटरल वॉल कार्टिलेजियस पार्ट होता है, दोनों सेम कार्टिलेज से बने होते हैं। तो अगर फोरंकुलोसिस है या ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो उसके वजह से उसको ट्रेगल टेंडरनेस, अगर है तो प्रेजेंट लिखना है, नहीं है तो अब्सेंट लिखना है। तो टेम्परेचर हो गया, ट्रेगल टेंडरनेस हो गई। फिर 3 पॉइंट टेंडरनेस। अब 3 पॉइंट टेंडरनेस क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो 3 पॉइंट टेंडरनेस या 3 फिंगर टेस्ट। अब ये 3 फिंगर टेस्ट क्या होगा, जो हमारा इंडेक्स, पहले तो थंब, पहला है थंब, तो थंब को हम कहाँ रखेंगे, मेस्टोइड में, पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहली उंगली मेस्टोइड से ना, थंब में मेस्टोइड, ठीक है। ये इसको ऐसे उंगली लेंगे पीछे से, तो थंब को मेस्टोइड पे रखेंगे। तो अगर मेस्टोइड पे कोई टेंडरनेस है, ठीक है, तो अगर वहां पे टेंडरनेस, उसको दबाने पे उसको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कोई टिप सेल इन्फेक्शन, मतलब कि मेस्टोइड के टिप तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर कहाँ रखेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मेस्टोइड कार्टिलेज। देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे एक फिंगर तो यहाँ रखी है, एक फिंगर यहाँ पे रखी है, एक फिंगर यहाँ पे रखी है। तीनों फिंगर एक साथ नहीं रखनी है आपको, तीनों फिंगर अलग अलग रखनी है, ठीक है। 3 जगह पे रखनी है पर अलग अलग, एक साथ ही रखोगे, एक साथ उसको प्रेस करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे उसको पेन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो हम तीनों फिंगर को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे रखेंगे। 3 फिंगर टेस्ट है, तो वैसे कहते हैं थंब को रखो आप, लेकिन वैसे इंडिविजुअली भी प्रेस करके देख सकते, पर बताना आपको जब पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है कि ऐसे ऐसे मैंने की, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर को क्या कहता है, मेस्टोइड कॉर्टेक्स, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पे हम रखेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मेस्टोइड अगर इमेजिनरी वेन का थ्रोम्बोसिस हो जाती है ड्यू टू द लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलाइटिस, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसको पेन होगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद मिडिल फिंगर जो होगी आपकी, ये अब आपकी मिडिल फिंगर वो आपका सिम्बा कोंका में जो टेंडरनेस होगा वो मेस्टोइड एंट्रम को बताता है। जो सिम्बा कोंका होता है, इसके जस्ट पीछे जो होता है 1.5 सेंटीमीटर तक, 1.2 टू 1.5 सेंटीमीटर डीप जो होता है मेस्टोइड एंट्रम होता है। तो वहां पे हमारे ये 3 फिंगर टेस्ट के बारे में ये सारी जानकारी मिलेगी, कहाँ पे टेंडरनेस है तो कहाँ तक इन्फेक्शन पहुंचा, ठीक है। अब ये 3 फिंगर टेस्ट हो गया। अब हम एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम ईएसी का, भाई राइट ईयर का चल रहा है क्योंकि राइट ईयर में कंप्लेन थी, ठीक है। अगर दोनों कान में कंप्लेन है, अगर दोनों ईयर में कंप्लेन है, तो सबसे पहले हम राइट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों कान में कंप्लेन है तो राइट से स्टार्ट करेंगे। अगर सिर्फ एक कान में है तो उसी कान में स्टार्ट करेंगे जिसमें कंप्लेन है। यहाँ तो मैंने राइट का ले रखा है एज एग्जाम्पल। तो एग्जामिनेशन आप ईएसी, अब ईएसी का एग्जामिनेशन करेंगे। अभी तो हमने बाहर का एग्जामिनेशन किया, अब ईएसी को देखेंगे। अब इसमें 2 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, एक विदाउट स्पेकुलम, जिसे कहा जाता है कि ओटोस्कोप में स्पेकुलम होता है, तो ओटोस्कोपिक नहीं, पहले हम बुल्स आई लैंप और हेड मिरर के थ्रू उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसे विदाउट स्पेकुलम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखेगा, जब अगर हम बुल्स आई लैंप से देखते हैं तो हमें सिर्फ एसी ही दिखती है। एसी का जो लेटरल पार्ट होता है हमें टीएम तक बहुत कम विजुलाइज होता है। तो नॉर्मली हमें टीएम पे कमेंट नहीं करना अगर हमें नहीं प्रॉपर दिख रहा। अगर वाइड कैनाल है तो चलो ठीक है, आप कमेंट कर दो कि मुझे दिख गया था,
वरना आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली ईएसी ही दिखता है, तो ईएसी में हमें क्या दिखेगा, या तो वैक्स दिखेगा, या तो कोई डेब्रिस है वो दिखेगा, कोई फॉरेन बॉडी है वो दिखेगा, या तो डिस्चार्ज दिखेगा। इसके अलावा हमें टीएम नहीं दिखती है, बहुत रेयर ही टीएम दिखती है, ठीक है। अगर वाइड कैनाल है तो टीएम भी दिख सकती है। और तो हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, बुल्स आई लैम्प से कैन सी ओनली द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द ईएससी, टीएम नॉट विजुअलाइज प्रॉपर्ली सो डोंट कमेंट। हाँ, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है प्रॉपर तो आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद विथ स्पेकुलम या ओटोस्कोपी की जाना है। विथ ओटोस्कोप से आपको देखना, जो ओटोस्कोप आते हैं आप उससे देख करके फाइंडिंग प्रॉपर बताएंगे क्या है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों साइड का टीएम बनाना है प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें हमें उसको इलेबोरेट भी करना है, हमें क्या क्या दिख रहा है। अब जैसे ट्यूबर टिम्पैनिक डिजीज है, अगर सेफ टाइप, आपको सेफ टाइप की डिजीज मिलेगी तो हमें कैसे उसको लिखना है, ए पर्ली वाइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद सिंगल है तो सिंगल, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल परफोरेशन किस में मिलेगा, एक तो आपको ग्रेनुलोमेटस डिजीज कुछ भी होती है, ठीक है, उसमें भी मिल सकता है। और आपका मोस्ट कॉमन जो होता है ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया में, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट कॉमन जो डिजीज आजकल हो रही है, मोस्ट कॉमन है, इंसिडेंस बहुत ज्यादा है इसका टीबी का, ठीक है। तो स्मॉल परफोरेशन है, अगर एक क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, किसी एक क्वाड्रेंट में है, चाहे एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर हो, किसी एक क्वाड्रेंट में है तो हम उसे, अगर एक ही क्वाड्रेंट में है तो स्मॉल परफोरेशन, मीडियम परफोरेशन अगर 2 क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर रहा है तो मीडियम, और लार्ज मतलब 3, अगर 3 या 3 से ज्यादा कर रहा है तो लार्ज सेंटर परफोरेशन। तो अच्छा, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का और भी है परफोरेशन का, आपको मैं दिखाता हूं। ये अब देखो, अब ये इंटीरियर इंफीरियर, अब ये देखो टीएम है तुम्हारी, ये पोस्टीरियर फोल्ड, ये इंटीरियर फोल्ड, ये हैंडल ऑफ मैलियस जिसे मैनुब्रियम कहा जाता है, ये अम्बू होता है जहाँ पे अटैच होता है, यहाँ से कोन ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है। ये क्या होता है, एनुलस होता है जो बोन से अटैच करता है टीएम को, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इंटीरियर फोल्ड हो गया, पोस्टीरियर फोल्ड हो गया, ठीक है। ये पास फ्लैसिडा वाला एरिया जो लेटरल प्रोसेस के ऊपर होता है वो पास फ्लैसिडा होता है, ठीक है। और ये आपका पास टेंसा हो गया, ये इनकस का शैडो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं, तो जिस तरफ कोन ऑफ लाइट होती है वो इंटीरियर होता है, ठीक है। तो ये इंटीरियर सुपीरियर हो गया, ये इंटीरियर इंफीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर सुपीरियर, ये पोस्टीरियर इंफीरियर। तो अगर तो जिधर लेटरल प्रोसेस, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो लेटरल प्रोसेस से पता चल जाएगा, लेटरल प्रोसेस जिधर होगा उस साइड में आपका इंटीरियर होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। ये किधर आ गया, पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में आ गया। अब ये मार्जिनल परफोरेशन, अगर बिल्कुल मार्जिन में है, मार्जिन का मतलब एनुलस के पास में है तो मार्जिनल परफोरेशन हो गया। लास्ट सेंटर परफोरेशन अगर 3 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व कर ले, ठीक है, तो 1 2 3 4 भी कर सकता है। और सब टोटल क्या होता है, एनुलस को छोड़ के बाकी सारा टीएम गायब हो गया है। और टोटल परफोरेशन जब एनुलस भी गायब हो जाए तो टोटल परफोरेशन। एटिक परफोरेशन, अगर एटिक मैंने बताया ना, ये पास फ्लैसिडा जो होता है वो एटिक रीजन, इसे एटिक रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एटिक रीजन में परफोरेशन या पास फ्लैसिडा में है तो उसे, ये देखो स्मॉल परफोरेशन है, ठीक है, सेंट्रल परफोरेशन। ये सेंट्रल परफोरेशन है, जो पास टेंसा में परफोरेशन होगा उसे सेंट्रल परफोरेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब ये कैसा हो गया, मीडियम परफोरेशन, 2 क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया परफोरेशन के बारे में बताना, कैसा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो लार्ज सेंटर परफोरेशन इन क्वाड्रेंट ऑफ द पास टेंसा विथ रेगुलर मार्जिन, अब मार्जिन रेगुलर है या जो है इपिथेलाइज्ड है, मतलब रेगुलर मार्जिन है मतलब, या इरेगुलर मार्जिन है। इरेगुलर मार्जिन किस में मिलती है, इरेगुलर मार्जिन होती है जो ट्रोमेटिक परफोरेशन होते हैं उसमें, ठीक है। ट्रोमेटिक परफोरेशन में इरेगुलर मार्जिन विद द ब्लड स्टेन मार्जिन, ठीक है। अब कोन ऑफ लाइट के बारे में बताना है, अगर परफोरेशन होगा तो कोन ऑफ लाइट मुझे दिखेगी नहीं, ठीक है, तो एब्सेंट दिखाना है। नॉन मोबाइल ऑन सिजलाइजेशन, अगर हम सिजलाइजेशन में एक न्यूमेटिक बल्ब होता है तो उससे क्या करते हैं, जब एयर हम उसमें डालते हैं तो उससे टीएम का मूवमेंट, अगर टीएम इंटैक्ट है तो मूव करेगी, मूव करते हुए दिखेगी, अगर नहीं परफोरेशन है तो वो मूव नहीं करेगी।
टीएस पैच अगर है कोई, ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि टिम्पैनोस्क्लेरोसिस पैच बन जाता है, जो फाइब्रस लेयर होती है वो नहीं रह जाती है क्योंकि रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से, तो टीएस पैच बन जाता है। फाइब्रोसिस एक तरह से फाइब्रोसिस होती है, जो मिडिल लेयर होती है फाइब्रोसिस हो जाती है उसमें, तो टीएस पैच जो होता है बन जाता है। अब किस क्वाड्रेंट में है टीएस पैच उसको भी बताना है, ठीक है। अब जो परफोरेशन है उससे जो है आपको, अच्छा यहाँ पे एक चीज और बताना है आपको, इपिथेलाइज्ड मार्जिन, ठीक है। रेगुलर मार्जिन के साथ साथ उसमें अब इपिथेलाइज या नॉन इपिथेलाइज्ड बताना है, ठीक है। इपिथेलाइज हो जाती है, ठीक है। इपिथेलाइज्ड का मतलब कि बिल्कुल रेगुलर मार्जिन हो जाएगी, ठीक है, उसमें इपिथेलियम की कवरिंग हो जाएगी, तो उसे इपिथेलाइज्ड मार्जिन कहेंगे। अब उसमें जो परफोरेशन है उस परफोरेशन से मिडिल ईयर में देखेंगे, तो अब मिडिल ईयर कंजेस्टेड है कैसा है, ठीक है। तो वो आपको, अगर मिडिल ईयर व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है तो मतलब नॉन कंजेस्टेड, मतलब कंजेशन नहीं है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर रेड दिख रहा है तो इसका मतलब कंजेस्टेड है। नोज में उल्टा होता है, नोज में अगर जो हमारे नेजल म्यूकोजा है अगर रेड है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, अगर व्हाइट है तो फिर जो है वो एलर्जिक है, ठीक है। विथ स्कैंटी डिस्चार्ज इन मिडिल ईयर, अगर डिस्चार्ज है तो उसको बताना है कि वहां पे थोड़ा सा डिस्चार्ज भी है सर, ठीक है। अगर टीएम नॉर्मल है तो हमें कैसे बताना है, अगर दूसरे साइड में अगर नॉर्मल है तो हमें कैसे बताना है। ए पर्ली व्हाइट इंटैक्ट टीएम कोन अप्लाइड विजुलाइज इन एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट विथ टीएस पैच, टीएस पैच भी हो सकता है, कभी कभी होता है ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन, किस क्वाड्रेंट में है उसको बताना है। टीएम मोबिलाइज ऑन सिजलाइजेशन, ठीक है, ये होता है। एटोएंट्रल का आप अगर किसी को पीजी को देखना हो तो आप देख सकते हो, आपकी जो फाइंडिंग है उसको इसमें से मैच कर लीजिए, क्या क्या मिल रहा है, तो हमें सारी फाइंडिंग को मेंशन करना होता है। मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एमबीबीएस लेवल पे ये सब केस मिलेगा भी नहीं, बाकी मैंने लिख दिया है फ्यूचर के लिए। अब ये हो गया हमारा ईएसी का एग्जामिनेशन हो गया, विथ स्पेकुलम विदाउट स्पेकुलम मैंने फाइंडिंग बता दी, कैसे फाइंडिंग बतानी। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा फेशियल नर्व एग्जामिनेशन, तो बायलेटरल फेशियल नर्व आपको पता करना है, उससे कहना है ऐसे करे, आंखें बंद करे, ठीक है। तो इससे फेशियल नर्व के बारे में आईब्रो ऊपर करे, ठीक है, रिंकलिंग बन रही है कि नहीं। तो अगर फेशियल नर्व इंटैक्ट हो तो हमें लिखना है बायलेटरल फेशियल नर्व विद इन नॉर्मल लिमिट या इंटैक्ट, ठीक है। वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम बायलेटरल फिस्टुला टेस्ट करते हैं। अब फिस्टुला टेस्ट कैसे करते हैं, या तो न्यूमेटिक बल्ब होता है जिसे सिजलाइजेशन करते हैं, हम एयर डालते हैं कान में, तो उससे क्या होगा कि अगर परफोरेशन है, परफोरेशन के साथ अगर जो हमारे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका डेहिसेंट है, तो वो जाके उसको हिट करेगा जो एयर है, तो उससे उसको क्या आएगा, वर्टाइगो, उससे उसे डिजीनेस की कंप्लेन होगी, ठीक है। अब तो हाउ टू परफॉर्म द फिस्टुला टेस्ट, तो अल्टर द प्रेशर इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बाय अप्लाइंग द इंटरमीडिएट प्रेशर ऑन द ट्रेगस, या तो ट्रेगस को प्रेस करके, या तो जो सीजल न्यूमेटिक स्पेकुलम होता है उसको दबा के एयर हम भेजेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नॉर्मल फिस्टुला टेस्ट इज नेगेटिव, अगर फिस्टुला नहीं है मिडिल ईयर में या लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल में या कहीं पे फिस्टुला नहीं है, तो जो है उसको एयर देने पे उसको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, तो वो फिस्टुला टेस्ट नेगेटिव हो गया। फिस्टुला पॉजिटिव टेस्ट कब होता है, अगर इरोजन है हॉरिजॉन्टल जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ड्यू टू द कोलेस्टोमा हो सकता है, तो या कोई आफ्टर फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन या ओटोस्क्लेरोसिस के दौरान अगर ड्रिल करते समय उसमें जो है फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाए, या स्टेपेडेक्टमी करते समय अगर फिस्टुला हो जाए, ठीक है। और रप्चर ऑफ द राउंड विंडो मेम्ब्रेन, तो भी वो तो उसमें क्या होगा, जब हम न्यूमेटिक बल्ब से प्रेशर करेंगे तो वो जो है उसको डिजीनेस की कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो अब इसमें हो गया, एक तो नॉर्मल हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। अब फॉल्स नेगेटिव फिस्टुला साइन क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि फिस्टुला तो है बट उसको सिम्टम मतलब वो डिजीनेस की कंप्लेन नहीं कर रहा, उसको चक्कर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिस्टुला नेगेटिव टेस्ट ना। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव फिस्टुला साइन प्रेजेंस ऑफ लेबरथाइन, मतलब फिस्टुला है, लेबरथाइन फिस्टुला है लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये किस में हो सकता है, कोलेस्टोमा। अगर कोलेस्टोमा क्या करे, उस जो फिस्टुला बना है उसको कवर कर दे, तो वहां तक एयर पहुंच ही नहीं पाएगी, तो उसको सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है। या ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो कवर करके रखे, तो वहां तक एयर उसको हिट नहीं कर पाएगी, तो उसको डिजीनेस नहीं होगा।
या डेड लेबरथाइन, पूरा लेबरिंथ ही खत्म हो गया है, तो फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो डिजीनेस होती है वो लेबरिंथ की वजह से होती है। ठीक है। या टोटल ईएसी ऑब्स्ट्रक्शन है, पूरा ईएसी बंद हो रखी है अंदर से, और आप उसमें प्रेशर दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अब हेनेबर्ट साइन क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला साइन, मतलब कि फिस्टुला नहीं है लेकिन फिर भी फिस्टुला जैसा उसका सिम्टम आ रहा है कि उसको डिजीनेस या जो है उसको डिजीनेस की कंप्लेन है। ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ द लेबरथाइन फिस्टुला, लेबरथाइन फिस्टुला नहीं है लेकिन फिर भी उसको उसके उसके साइन आ रहे हैं। ठीक है। तो ये किस में होता है? मीनियस डिजीज में। मीनियस डिजीज में क्यों होता है? क्योंकि जो होता है, जो हमारा फुट प्लेट होता है, इस बीच का फुट प्लेट और यूट्रिकल के बीच में फाइब्रोसिस हो जाती है। तो जब भी साउंड वेव जाती है तो वो यूट्रिकल को जो है डायरेक्ट जो है प्रेस करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिजीनेस फील होता है। और उसके बाद हाइपर मोबाइल स्टिफिश फुट प्लेट, ये कंजेनाइटल सिफिलिस में होता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर हम एयर देंगे तो ड्यू टू हाइपर मोबाइल तो बहुत तेजी से मूव करेगा, तो भी उसको जो है वर्टाइगो की कंप्लेन होगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिस्टुला टेस्ट। अब रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है? रोमबर्ग टेस्ट, हिंडनबर्गर टेस्ट और सेरिब्रल फंक्शन टेस्ट, ये तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। अब जो हमारा रोमबर्ग टेस्ट होता है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें पेशेंट को कहेंगे कि दोनों जूता निकाल के या जो भी चप्पल पहना है, दोनों पैर को जो है एक साथ दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा, दोनों पैर को पास पास में करके अपने। ठीक है। और आर्म जो है अपने साइड में रख लेगा, आर्म साइड में रख लेगा और खड़ा हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद हम उसका मूवमेंट उसको देखेंगे कि कहीं उसका स्विंग तो नहीं हो रहा है, किसी तरफ वो गिर तो नहीं रहा है। अगर नहीं गिर रहा है तो उसको बोलेंगे आंख बंद करने के लिए। जब आंख बंद करके रखे रखे जब जैसे आंख बंद करेगा, वो उसको 1 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक कम से कम ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो किसी तरफ उसका स्विंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका रोमबर्ग टेस्ट निगेटिव है। ठीक है। इसका मतलब वो बैलेंस कर ले रहा है, आंख बंद करने के बाद भी अगर उसका बैलेंस बना है तो इसका मतलब कि जो है वो नॉर्मल है, उसका रोमबर्ग टेस्ट निगेटिव है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है रोमबर्ग टेस्ट का? अगर नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट है, इसका मतलब नॉर्मल, पेशेंट स्टैंड स्टेडली बोथ द आई ओपन एंड क्लोज, बंद करके खोले में अगर दोनों में वो आराम से खड़ा हुआ है तो इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट निगेटिव है। ये क्या इंडिकेट करता है कि नॉर्मल प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर फंक्शन है, उसका मतलब प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर फंक्शन दोनों इंटैक्ट है। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट का मतलब अगर
पेट्रोक्लिनाइड लिगामेंट होता है। अब ये किसको जोड़ता है, ये एक्सटेंड फ्रॉम द पेट्रस अपेक्स, ये पेट्रस अपेक्स, ये पेट्रस बोन है हमारी, जिसमें हमारा पूरा ईयर है, मतलब इनर ईयर, ठीक है। तो पेट्रस में, तो ये पेट्रस अपेक्स से कहाँ पे जाएगा, पोस्ट क्लिनोइड प्रोसेस या क्लाइवस से। तो ये होता है पिट्रो आपका क्लिनोइड लिगामेंट, ये होता है पिट्रो क्लिनोइड लिगामेंट। यही जो अंदर ही इसके नीचे होता है, ये आपका डोरिलोज कैनाल बोला जाता है। इसमें 6th क्रेनियल नर्व जाती है, ये देखो पेट्रो स्फिनोइडेड लिगामेंट या पेट्रो क्लिनोइड लिगामेंट, ये 6th नर्व जा रही है। यहाँ पे होता है आपका 6th ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस, जिसे बोला जाता है मैकेल्स केव, ठीक है। इसकी वजह से रेट्रोऑर्बिटल पेन यहाँ पे होता है। अब ये हो गया। अब केस आपको से अप्रोच पूछ सकते हैं, क्या करोगे अगर एक्टिव डिस्चार्ज है तो क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक पहले क्लीनिंग करेंगे और उसमें स्वैब लेंगे, पस का भेज देंगे कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। और ओरल और टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देंगे 7 दिन के लिए, और पानी वानी से बचाने के लिए उसको बोल देंगे। एटलीस्ट 3 to 4 वीक होना चाहिए, ईयर बिकम ड्राई। अदरवाइज जो होता है, जो हम माइरोंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे वो फेल कर जाएगा ना, इन्फेक्शन रिकर हो सकता है। और अगर हम प्लान कर रहे हैं, अगर मान लो ड्राई हो गया, 3-4 वीक से ड्राई है, मतलब 1 मंथ से, तो हम पहले प्रोटेन ऑडियोमेट्री कराएंगे उसकी हेयरिंग के बारे में, और एक्सरे मेस्टोइड कराएंगे, सुलर्स व्यू। सेफ टाइप डिजीज में एक्चुअली अगर आपका कोई HRCT टेम्पोरल तब कराएंगे जब अनसेफ टाइप का हो। पहले तो उसमें भी अनसेफ में हम क्या करेंगे, पहले ऑटो एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम उसमें भी क्या इंडिकेशन होता है, अगर हमारी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रही है अनसेफ में, तो हम HRCT करते हैं। तो इसमें इसका इंडिकेशन क्या होता है HRCT का, इम्पेंडिंग कॉम्प्लिकेशन, इंट्राकेनियल और कोई एक्स्ट्राकेनियल हो, या एक्सटेंट ऑफ कोलेस्टोमा जानना हो, ओसिकुलर स्टेटस के बारे में पता करना हो, ठीक है, फेशियल कैनाल का स्टेटस पता करना हो, और टेगमेंट और सिग्मोइड साइनस प्लेट का स्टेटस, और उसको कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन या हाई जुगुलर बल्ब जानना हो, हाई जुगुलर बल्ब तो नहीं है, ठीक है, या लेबरथाइन फिस्टुला, और लास्ट में मेडिको लीगल जो होता है